सवर्णों को जो पहले से ही अपनी हालत पे लाचार हैं, उनके साथ अगर 10% दिया गया है तो आप आंदोलन पे उतर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। कुछ दिन पहले से यानी अगर हम कहें तो 2019 से ही ईडब्ल्यूएस यानी उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है। अगर समाज में जो भी सवर्ण क्षेत्र के जो लोग हैं, सवर्ण जो कहते हैं उच्च जाति के लोग, उसमें 4 जाति जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कानूनन तौर पे, जिसमें भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं और कायस्थ हैं, राजपूत हैं। ये 4 जात जो है वो सवर्ण कहा जाता है इनको। और इनमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके लिए सरकार ने एक अहम पहल जो है वो किया। ये पहल 2019 से ही शुरू हुआ और 2022 में यानी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की इस पे मुहर लग गई और ये मुहर जो है 10% आरक्षण के रूप में दिया गया है। अब इसको लेकर के ओबीसी जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें खलबली मच गई। खलबली क्या हुआ हम जानते हैं। आज इसी के लिए पहुंचे हैं ओबीसी संघर्ष सेना के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद पटेल जी, वहां पहुंचे। इनसे हम बात कर रहे हैं कि दरअसल पूरा जो है मसला क्या है। अदर बैकवर्ड कास्ट को ये परेशानी हो रही है, जबकि पहले से ही अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण मिला हुआ है। अब सवर्णों में जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको 10% आरक्षण मिला है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए जो ईडब्ल्यूएस का मामला है, पहले मैं शुरुआत से आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको बता दें, 10% के जो पक्ष में जस्टिस लोग रहे उनमें नाम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला। और 10% का जिन लोगों ने विरोध किया उसमें 2 लोग हैं, यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट। 3:2 के माध्यम से इसे पारित किया गया है। तो जहां तक आप लोग पूछ रहे हैं कि विरोध, तो हम बताना चाहते हैं कि विरोध तो वहां से ही शुरू हुआ। विरोध तो जस्टिस लोगों ने ही किया, लेकिन 3:2 की जो बात कर रहे हैं ये एक साजिश है। और इस साजिश के तहत जिस प्रकार से इन लोगों ने गरीब स्वर्ण की बात कही है, और उसका दायरा भी आपको हम बता दें, जैसा कि लगभग 8 लाख, तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 66,000 महीना होता है। अगर 66,000 महीना वाले लोग बिहार के अंदर अगर गरीब हैं तो सोचने वाली बात है। लगभग 80% जनसंख्या की मैं बात करूं तो 25,000 से नीचे उनका आय है। और जिस प्रकार का इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस के अंदर सिस्टम तैयार किया है, उसमें लगभग सभी स्वर्ण आ जा रहे हैं। और जहां तक आरक्षण को हम हायर एजुकेशन की तरफ लेके चलते हैं तो उसमें मात्र 6% ही लोग होते हैं पूरे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन की तरफ पहुंच पाते हैं। अगर पहले आप लोगों ने कहा कि 50% की दायरा से ज्यादा हम आरक्षण को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर ओबीसी की विभिन्न पार्टियां आरक्षण दायरा को बढ़ाने की मांग करती रही है, लेकिन अब तो ये दायरा बढ़ गया। 50% से बढ़कर 59.5 हो गया। जब 59.5% जब दायरा हो गया तो ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर कैसे हम आरक्षण को बढ़ाएं, ये पूरे देश के अंदर बहस का एक मामला बनता है। कुमुद जी, यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको। हम ये बताना, आपसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी में बड़े से बड़े लोग जो आप देख रहे हैं, अपने राज्य में भी अच्छे ओहदे पर लोग हैं, लेकिन आरक्षण तो उनको मिल रहा है। आरक्षण तो अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी ओबीसी में ही आते हैं, लेकिन वो भी ओबीसी के आरक्षण का लाभ पहले से ही उठा रहे हैं। और अगर गरीब सवर्णों को जो पहले से ही अपनी हालत पे लाचार हैं, उनके साथ अगर 10% दिया गया है तो आप आंदोलन पे उतर रहे हैं। ये पूरा मसला समझ से परे है। देखिए, मैंने पहले भी कहा जी कि जो 10% आरक्षण है, अगर आपने 10% आरक्षण दे दिया तो किस आधार पर दिया? पहला प्रश्न तो यह भी है कि आपने 10% किस आधार पे किया, कौन सी आपने जनगणना कराई। अच्छा। क्योंकि जो चुनाव जो रुका, आप भी जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं आप लोग, जी। जो चुनाव रोका गया वो ट्रिपल टेस्ट से गुजारने के बाद
आरक्षण नीति को लागू करने की बातें रही, तो ये 10% आप किस आधार पे दिए, इसको भी बताना चाहिए ना। अगर 10% आप नहीं बताते हैं, आज जो भी, अब तो जैसा आपको मैंने बताया 8 लाख के अंदर लगभग 66,000 की बात मंथली हो रही है, तो उसके अंदर तो सभी लोग आ गए। बिल्कुल। अगर सभी लोग आ गए तो जातीय जनगणना के तरफ ये इशारा करता है कि अगर बैरियर 50% का टूटा तो ओबीसी की जनसंख्या पूरे देश के अंदर क्या है, इसकी जनसंख्या का अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो जनसंख्या स्पष्ट नहीं हो पाएगी। अगर जातीय जनगणना करा ली गई तो स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप 10% के अगर 15% जनसंख्या अगर सवर्णों की है तो दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 60% जनसंख्या ओबीसी की है तो आपको 60% भी ओबीसी को देना पड़ेगा। यही देखिए, आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसकी आबादी 85% है इस भारतवर्ष में, उस समाज से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी समाज से सिर्फ एक चीफ जस्टिस होते हैं और एससी समाज से 2 होते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारे समाज को भी सोचना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी सोचना चाहिए। समानता की बात कहते हैं, तो ये कहाँ गई समानता की बात? क्या हमारे समाज के अंदर वो काबिलियत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन सकते हैं? क्योंकि कोलेजियम सिस्टम एक ऐसा बीमारी है, मतलब एक दीमक समान है कि जिस पेड़ में लग जाता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसी तरह से कोलेजियम है जो भाई भतीजा जातिवाद से ग्रसित है, वो अपने लोग को ही कोलेजियम सिस्टम में बनाते हैं ताकि हमेशा फैसला देने में उनको अपने समाज के लोग रहेंगे, अपने पक्ष में फैसला लेंगे। अगर हमारे समाज के चीफ जस्टिस होते तो ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से नहीं होती, फैसला कुछ और होता। आज जो फैसला आया है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ भी 5 अगर स्वर्ण जज भी थे तो उन लोग आपस में ही मतभेद था। अगर जब इतना अच्छा ही होता तो एक साथ फैसला आता, सब लोग का एक सहमति बनता। जो चीफ जस्टिस है, प्रधान न्यायाधीश, जिनको एक दिन बाद रिटायर होना रहता है, जो ओबीसी को पक्ष में फैसला देते हैं, तो ये एक साजिश होती है, प्री प्लानिंग पहले से होता है कि इस तरह से कह के, क्योंकि हमें सत्ता अपना इस उनका समाप्ति होने वाला है कार्यकाल देकर खुश करना चाह रहे हैं कि हम आपके पक्ष में थे, कुछ लोग थे जो आपके विरोध में थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये कुमुद पटेल जी और नीतीश जी हमारे साथ बने हुए थे, ओबीसी संघर्ष सेना से हैं ये लोग, और इनका जो मंतव्य है वो बिल्कुल इस तरह से जो सरकार का अमेंडमेंट आया है या जो न्यायपालिका की तरफ से जो मुहर लगी है आरक्षण को लेकर, सवर्णों को आरक्षण को लेकर, ये काफ़ी निराशाजनक है। और राजनीति में भी अगर आरक्षण इन लोगों को उस ढंग से नहीं दिया जाता है तो ये इनके अनुसार फिर दूसरा रूप लेने को तैयार हो सकते हैं।